हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VK EDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के टॉप 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि पिछले गत वर्षों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं बार बार एसएससी के द्वारा रिपीट किए जा रहे हैं। ऐसे कुछ 100 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ में लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर जोश जुनून और उत्साह है, आपके अंदर भी भारत में एक फौज में जाने का सपना है, अगर आप भी जो है आर्मी के रूप में देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए, आज के टॉप 100 क्वेश्चन में हम एक एक करके आपको सभी प्रश्नों का आंसर बताने वाले हैं। सभी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री पेयम्बटूर किसका जन्म स्थल है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। श्री माधवाचार्य, श्री बासवन्ना, या फिर श्री शंकराचार्य, या फिर श्री रामानुजाचार्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। श्री पेयम्बटूर किसका जन्म स्थल है? तो दोस्तों, श्री पेयम्बटूर रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है देखेंगे। तो दोस्तों, फटाफट से आप सभी लोग सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर विक्रमादित्य। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, भारत के नेपोलियन की अगर बात की जाएगी तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कनिष्क, बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? कुषाण वंश का दोस्तों प्रसिद्ध शासक है कनिष्क। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार चाट वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, या फिर एकास्मक। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है स्तूप। दोस्तों, स्तूप की अगर बात की जाएगी तो स्तूप में जो है मानव के शरीर के जो चुने हुए अस्थि के अवशेष होते हैं, उन्हें कहाँ रखा जाता है? दोस्तों, स्तूप में रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस सिराज, इल्तुतमिश, या फिर गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक अगर बात की जाएगी तो गयासुद्दीन बलबन था। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, गयासुद्दीन बलबन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? मैगलेन ने, बार्टोलेमेओ डियाज ने, वास्को डिगामा ने, या फिर कोलंबस ने। तो दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आपको यह बताना है कि हमारे इस चैनल पर जो है 60% लोग जो है बार बार आके हमारी क्लासेस को देखते हैं, लेकिन भैया सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो हमारे कंटेंट को तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है दोस्तों, फ्री एकदम होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए सारा प्रीवियस ईयर कंटेंट और साथ ही साथ में
प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है जो कि अति महत्वपूर्ण होता है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको यूपी SSC पेड एग्जाम में दोस्तों करके दिखाया था, ठीक उसी तरीके से दोस्तों SSC GD में संपूर्ण जो सिलेबस है हम आपको कवर अप करवाने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो प्रतिदिन दोस्तों 8 बजे सभी दोस्त जरूर जुड़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? दोस्तों तोता, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? मैसूर के, औरंगाबाद के, निजामाबाद के। और ऑप्शन डी है दोस्तों भोपाल। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है औरंगाबाद। दोस्तों दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित किया था, किसके समीप था? औरंगाबाद के समीप था। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बहुत बार पूछा गया है SSC के एग्जाम में, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर? तो दोस्तों भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाबर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? सच्चिदानंद सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल या फिर बटुकेश्वर दत्त? दोस्तों गदर पार्टी की अगर बात करी जाएगी तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड रिपन? तो दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताएं। असफ जाह इस्माइल मुल्क, ऑप्शन बी है देवराय, ऑप्शन सी है जैमोरिन और ऑप्शन डी है दोस्तों कृष्ण देव राय। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वास्को डिगामा पर का कालीकट आने पर उसका भव्य स्वागत किस शासक ने किया था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है जैमोरिन। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? कर्म के, ध्यान के, अहिंसा के या फिर धर्म के? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? इसका एकदम करेक्ट आंसर है अहिंसा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 1925, 1935, 1920 या फिर 1930? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों गांधी जी के द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा 1930 में की गई। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा 1930 में की थी। अगला प्रश्न क्या है उसे देखेंगे। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपका SSC MTS 2014 में पूछा गया है।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। उपनिवेशी भारत में से निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? पंडित रमाबाई, भीमराव अम्बेडकर, M.K. गांधी या फिर ज्योतिबा फूले। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी उपनिवेशी भारत में अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था का आयोजन किसने किया था, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात करी जाएगी प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान के सभा में प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित कार्यक्रम में गाया गया था? यहां पर गाया गया है, ध्यान रखेंगे, गया गया हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। कहां गाया गया था, ठीक है, बताएंगे। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन में कहां पर गाया गया था? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता में दोस्तों जब कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो कलकत्ता के कार्यक्रम में 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान की अगर बात की जाएगी दोस्तों, जन गण मन, ये दोस्तों बंगाली भाषा में रचित रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कृति है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला है, सत्याग्रह शब्द निर्माण किसने किया है? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया है? गांधी, श्री अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर राम मोहन राय। तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का निर्माण तथा प्रयोग किया गया है। सत्याग्रह का अर्थ होता है दोस्तों सत्य के लिए किया गया आग्रह। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत किसके वायसराय के कार्यकाल में स्वतंत्र हुआ था? तो बताएंगे भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? विलियम बेंटिक, वेलेजली, वेवेल या फिर माउंटबेटन। तो दोस्तों भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था या फिर आज़ाद हुआ था? दोस्तों माउंटबेटन। दोस्तों माउंटबेटन घोषणा के अनुसार क्या हुआ था? भारत को दो भागों में विभाजित किया गया था। भारत का विभाजन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान, अगर बात की जाएगी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत दोस्तों 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसे दोस्तों माउंटबेटन घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय या फिर विवेकानंद। तो दोस्तों रामकृष्ण की बात करी जाएगी तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और रामकृष्ण जी जो थे ये विवेकानंद के गुरु थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1905, वर्ष 1911, वर्ष 1917 या फिर वर्ष 1929। तो दोस्तों रूसी क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रूसी क्रांति वर्ष 1917। तो आप सभी लोग सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। दोस्तों प्रतिदिन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के साथ में सीखने के लिए शाम को 8 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइव सेशन होता है तो आप सभी दोस्त जरूर जुड़ेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी लोग बेस्ट तैयारी कर सकेंगे एसएससी जीडी एग्जाम की। आपके सपने को जो है साकार करने के लिए हम सभी जो है बहुत मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। हमारी टीम साथ में करने वाली है, तो आप सभी दोस्त जो है प्रतिदिन शाम को 8 बजे जरूर जुड़ेंगे। अगर आपको जीके जीएस के अतिरिक्त जो भी एसएससी जीडी संबंधित क्लास चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आपको इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस, एसएससी जीडी में जिस किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों वैदिक काल की अगर बात करी जाएगी तो जिसका समय कब से माना जाता है, तो दोस्तों वैदिक काल की अगर बात करी जाएगी तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा बताएंगे। वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उद्योग, पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य या फिर कृषि। तो दोस्तों वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। वैदिक काल दोस्तों कब से कब तक रहा? तो दोस्तों वैदिक काल जो है
ये आपका 1500 बीसी से लेकर दोस्तों 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आपका क्या चला, वैदिक काल चला, जिसमें दोस्तों आपका एक पूर्व वैदिक काल था जिसका नाम पड़ा ऋग वैदिक काल। दोस्तों क्या पड़ा, ऋग वैदिक काल। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000 था, 1500 से 1000 बीसी। बीसी का मतलब होता है दोस्तों ईसा पूर्व। और अगर बात की जाएगी उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल आपका कब से कब तक चला, उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 बीसी से आपका 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला दोस्तों, 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या है? ताम्रपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल या फिर नवपाषाण काल? तो दोस्तों मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल है पुरापाषाण काल। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बात करी जाएगी दोस्तों पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल 2 भागों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था। पूर्व पुरापाषाण काल कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और साथ ही साथ में दोस्तों उत्तर पुरापाषाण काल। और दोस्तों उत्तर पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है आग की खोज किस काल में हुई थी, तो दोस्तों उत्तर पुरापाषाण काल। और आपको अगर केवल पुरापाषाण काल मिलता है तो पुरापाषाण काल करके आएंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सार्थवाह कौन थे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सार्थवाह कौन थे? कारवा नेता, व्यापारी नेता, महाजन या फिर कारीगर? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी सार्थवाह के, तो सार्थवाह एक कारवां नेता थे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? खेड़ा, बारदौली, चंपारण या फिर बारदौली? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह है चंपारण नामक स्थान से स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह कौन सा अधिवेशन है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्कीकरण का विचार किस दार्शनिक ने दिया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रसपुतिन, नेकर, रूसो या फिर मोटेस्क्यू? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथक्करणी का विचार किसके द्वारा दिया गया? मोटेस्क्यू के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये सभी एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे दोस्त। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे ऐसी हम आशा करते हैं और इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जो प्रश्न है उसे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध राजवंशों का कालानुक्रम लिखिए। तो दोस्तों मगध राजवंशों का कालानुक्रम यहाँ पर देखेंगे, फिर सही जो इसमें जो है इसमें ऑप्शन से हम लोग चूज कर लेंगे। तो दोस्तों मगध वंश के राजवंशों का कालानुक्रम, फर्स्ट है नंद, फिर शिशुनाग लिखा सेकंड पे, थर्ड पे है मौर्य और फोर्थ पे है दोस्तों हर्यक। तो अगर बात की जाएगी मगध राजवंश का कालानुक्रम किस प्रकार से है, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मगध के राजवंश का कालानुक्रम की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा वंश था? इसमें से अगर देखेंगे तो दोस्तों इसमें से सबसे पहले हर्यक वंश था। कौन सा था? पहले नंबर पे दोस्तों हर्यक वंश, दूसरे नंबर पर दोस्तों शिशुनाग वंश, तीसरे नंबर पर अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो नंद वंश और चौथे नंबर पर मौर्य वंश था। तो दोस्तों हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, चौथा फिर दूसरा फिर पहला फिर तीसरा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से मैच कर लेंगे, चौथा फिर दूसरा फिर पहला फिर तीसरा। तो सही आंसर क्या होगा मैच करेंगे। तो सबसे पहले है आपका चौथा फिर दूसरा फिर पहला फिर तीसरा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त देखेंगे। चौथा, पहले चौथा है फिर तीसरा, फिर चौथा है फिर दूसरा है फिर तीसरा, फिर पहला है फिर तीसरा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लिखे दे रहे हैं लाइन से आप लोग जिससे याद कर सके। तो पहला आपका है दोस्तों
हर्यक, फिर उसके बाद कौन सा है, हर्यक है, हर्यक के बाद दोस्तों है शिशुनाग, और उसके बाद कौन सा है, शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद दोस्तों है नंदवंश, और नंदवंश के बाद दोस्तों है मौर्य वंश। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह क्रम आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग सही आंसर कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे, एक बार लाइक और शेयर करेंगे। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी है सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या फिर सूफियों की आस्थाओं से लड़ने वाला। तो दोस्तों सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सूफियों का गुरु, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सूफियों को के गुरु को दोस्तों पीर कहा गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 1699 ईस्वी में की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार बताएंगे किसके द्वारा भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज केप ऑफ गुड होप के रास्ते किसने की थी। वास्को डिगामा ने, अमुंद सेन ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जॉन काबोट ने। तो दोस्तों भारत के रास्ते की खोज वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डिगामा ने की थी। अगला जो प्रश्न है आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 2011 में पूछा गया एसएससी में दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, या फिर लाला लाजपत राय। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था, तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले की आज्ञा पर ही महात्मा गांधी जी कहाँ से वापस आए थे, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और जब वे भारत वापस आए थे कौन सा दिवस मनाया गया था, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखेंगे। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसमें सही आंसर हम आपको बताएंगे दोस्तों। सही आंसर क्या होगा, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि 12 अप्रैल 1944 को अगर बात की जाएगी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा कहाँ फहराया था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फहराया था। अगला है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया, नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, या फिर हांगकांग। तो दोस्तों पहली बार परमाणु बम की अगर बात की जाएगी तो हिरोशिमा में दोस्तों पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है, कांस्य, लौह, पाषाण, या फिर ताम्र। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करी जाएगी तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल जो है पाषाण काल के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसके अंतर्गत पाषाणों के द्वारा पत्थरों को ज़्यादा विशेषता दी गई थी, तो इसलिए इनकी किन संस्कृतियों को रखा जाता है, तो पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों एक ऐसा काल था जिसके ना तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त थे और यहाँ पर लिपियों का भी अभाव था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था क्या है, पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था, या फिर औद्योगिक अवस्था। तो दोस्तों मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था है वह है शिकार अवस्था, क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा था, शिकार करना सीखा था। क्योंकि अगर
जीवित रहना है तो आपको कुछ खाना पड़ेगा, और खाने के लिए जब उन्हें फल नहीं मिलता था तो उसने शिकार करना सीख लिया था। तो शिकार करना ही मानव की सभ्यता के विकास का प्रथम अवस्था कहा गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया था? तो प्राचीन मानव ने किस पशु को पहला पालतू पशु बनाया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। बैल को, कुत्ता को, सिंह को या फिर घोड़ा को? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कुत्ता को। मनुष्य ने पहला अपना पालतू पशु किसे बनाया था? कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? आग का प्रयोग पुरापाषाण काल, यहाँ पर आपका नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण युग या फिर धातु युग? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मानव ने आग का प्रयोग, दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था? आग की खोज। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज केवल पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? तो आग की खोज अगर पूछता है तो इसका सही आंसर है उत्तर पुरापाषाण काल। क्या है? उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर पुरापाषाण काल इसका सही आंसर है, क्योंकि आग की खोज दोस्तों उत्तर पुरापाषाण काल में हुई थी। लेकिन आग का दोस्तों प्रयोग कब किया गया था? नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में शुरू किया था? पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण काल या फिर धातु काल? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानव ने कृषि कार्य जो है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? तो दोस्तों मानव ने कृषि कार्य की अगर बात की जाएगी तो कृषि कार्य दोस्तों मानव के द्वारा नवपाषाण युग में प्रारंभ किया गया था। इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं बनने वाला है। नवपाषाण काल ध्यान रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कृषि का प्रारंभ किस युग से हुआ है? नवपाषाण काल से हुआ है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नवपाषाण काल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? कांसा, तांबा, लोहा या फिर चांदी? तो दोस्तों मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका एकदम करेक्ट आंसर है तांबा। किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और तांबा को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तांबा को दोस्तों किस नाम से जाना गया? लौह अयस्क के नाम से जाना गया। किस नाम से? लौह अयस्क के नाम से, लोहित अयस्क के नाम से किसे जाना गया? तांबा को जाना गया। और साथ ही साथ में श्याम अयस्क के नाम से किसे जाना गया? लौह अयस्क के नाम से तांबा को जाना गया। और कृष्ण अयस्क के नाम से किसे जाना गया दोस्तों? बाद में दोस्तों जब लोहे का प्रयोग हुआ तो उससे क्या कहा गया? कृष्ण अयस्क। और कृष्ण अयस्क को दोस्तों क्या कहा जाता है? लोहा। तो तांबा को लौह अयस्क और कृष्ण अयस्क को क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? जौ, चावल, गेहूं या फिर कपास? तो दोस्तों मानव के द्वारा सबसे पहले जौ की खेती जो है प्रारंभ की गई थी। मानव के द्वारा सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती प्रारंभ की गई थी। लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाता है तो जौ इसका एग्जैक्ट सबसे करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों नवपाषाण काल में चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, कोल्डी हवा, बुर्जहोम या फिर दायमाबाद? तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस काल की सभ्यता मानी जाती है? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पुरापाषाण काल, लौह पाषाण काल, कांस्य काल या फिर महापाषाण काल? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य काल कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? 1930 में, 1925 में, 1922 में या फिर 1921 में? तो दोस्तों हड़प्पा की अगर बात करी जाएगी तो सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी दोस्तों? तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी?
राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी खुदाई इसकी? तो नाम याद रखेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और इसकी खोज दोस्तों कहाँ पर की थी? तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज दोस्तों पाकिस्तान में की थी। कहाँ पर? पाकिस्तान में की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, हड़प्पा नामक स्थल की खोज रावी नदी के किनारे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी की खोज जो है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में की थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस स्थान को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर कालीबंगा। तो दोस्तों मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो का दोस्तों अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में दोस्तों, 1922 में किसके द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था। राखाल दास बनर्जी, नाम याद रखेंगे, राखाल दास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो से दोस्तों क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो से एक बृहत स्नानागार और साथ ही साथ में दोस्तों कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो दोस्तों बृहत स्नानागार अभी हमने आपको बताया कहाँ से साक्ष्य मिला, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, या फिर लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी हड़प्पा, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और किस प्रांत में पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में। अगला दोस्तों कालीबंगा, तो दोस्तों कालीबंगा जो है कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अगर बात की जाएगी या घग्गर नदी के किनारे राजस्थान भारत में पाए जाने वाला स्थल है, राजस्थान भारत से यह स्थल है। अगला बात की जाएगी लोथल, तो दोस्तों लोथल यहाँ पर भोगवा नदी, इसका गलत है क्योंकि लोथल जो है यही आपका सही आंसर है लोथल, क्योंकि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे ना स्थित होकर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो लोथल यहाँ पर दोस्तों भोगवा नदी के किनारे ही है। इसमें आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका सतलज ऑप्शन था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आंसर ही टाइप है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सतलज। तो ये चारों सही हैं दोस्तों, ये चारों सही हैं। लेकिन हम लोथल के बारे में आपको बता देंगे दोस्तों, लोथल भोगवा नदी के किनारे ही है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में भोगवा नदी नहीं होना था दोस्तों, लेकिन लोथल कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे ही स्थित है। और साथ ही साथ में कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे लोथल दोस्तों गुजरात में ही पड़ता है लोथल, और भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। तो ये सभी दोस्तों सही हैं, इसमें आपका कोई भी युग्म जो है गलत नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। धौलावीरा, लोथल, सुरकोतदा या फिर चन्हूदड़ो। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी गोदीवाड़ा, तो दोस्तों गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है लोथल। दोस्तों लोथल के बारे में हमने आपको बताया गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है लोथल, जहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही साथ में दोस्तों लोथल की अगर बात करी जाएगी तो ये किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित एक स्थल है।
और जहाँ से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, इसे जो है यहाँ से गोदीवाड़ा और साथ ही साथ में दोस्तों बंदरगाह कहा जाता है, बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। इसे डॉक यार्ड के नाम से जानते हैं, बंदरगाह। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो ये भी मैंने आपको अभी बता दिया था, मोहनजोदड़ो होगा, हड़प्पा होगा, कालीबंगा होगा या फिर चन्हूदड़ो। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चन्हूदड़ो यहाँ पर देखेंगे, हड़प्पा, कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी चन्हूदड़ो, तो दोस्तों चन्हूदड़ो कहाँ पर पड़ता है, तो दोस्तों चन्हूदड़ो ये आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थल पड़ता है, पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी खोज दोस्तों किसने की थी, तो अगर बात की जाएगी चन्हूदड़ो की, तो एनजी मजूमदार ने की थी। किसने की थी, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ का अभिलेख किस राज्य में है, किस राज्य से संबंधित है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। समुद्रगुप्त किस राजा से संबंधित है, बताएंगे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर रुद्रदामन या फिर अजातशत्रु। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख की बात करी जाएगी तो किस राजा से यह संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है दोस्तों। समुद्रगुप्त की अगर बात करी जाएगी तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था। गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लेखन का कार्य यवन शासकों ने किया था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि हर एक प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे हमारे आज के इस सेशन में। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम कश्मीर से, चेचर बिहार से, लोथल गुजरात से या फिर रोपड़ पंजाब से। तो दोस्तों गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो गर्तावास के साक्ष्य दोस्तों, गर्तावास का मतलब होता है जमीन के अंदर जो है घर बनाकर रहना, या फिर गर्तावास दोस्तों जमीन के अंदर घर जो होते हैं उन्हें गर्तावास कहा गया। बुर्जहोम कश्मीर से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर चन्हूदड़ो से। तो दोस्तों जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था, अग्नि, विष्णु, इंद्र या फिर वरुण। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता की अगर बात करी जाएगी तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। और दोस्तों इनका स्थान उत्तर वैदिक काल में किस देवता ने लिया था, प्रजापति ने ले लिया था। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, प्रजापति थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर सिंधु। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी की अगर बात की जाएगी तो सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी दोस्तों, जिसे नदी तमा कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे किसकी पूजा करते थे, गाय की, वृक्ष की, माता की या फिर प्रकृति की। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, पुरोहित का, शूद्र का, सेनानी का या फिर सोमरस का। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। दोस्तों शूद्र का उल्लेख किस सूक्त में किया गया, तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। किसका,
पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। और पुरुष सूक्त में क्या खास था दोस्तों, पुरुष सूक्त में दोस्तों 4 वर्ण बताए गए। मनुष्य के कितने वर्ण बताए गए, 4 वर्ण बताए गए उनके कर्मों के अनुसार। कौन कौन से दोस्तों थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जान लेंगे कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा आपका क्या था, चौथा आपका था शूद्र दोस्तों, चौथा आपका था दोस्तों शूद्र। और उसमें बताया गया दोस्तों ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है, ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के से हुई है, और ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई है, मुख से हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई है, और वैश्य की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी की जांघ से हुई है, शूद्र की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनके कर्मों को इसी के अनुसार बांटा गया। ब्राह्मण का कार्य है अच्छे कर्म को करना, क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना बताया गया, वैश्य का कार्य दोस्तों व्यापार करना बताया गया, और शूद्र का कार्य जो है सेवा करना बताया गया। दोस्तों कहते हैं सेवा करना ही परम धर्म होता है, क्योंकि सेवा करना वाला ही सबसे बड़ा इंसान होता है। तो सेवा करने में कोई भी बुराई नहीं होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर सामवेद में। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में। तो दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में है, ऋग्वेद के दोस्तों 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सावित्री को समर्पित है। किसे समर्पित है, सावित्री देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सूर्य को समर्पित है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, विश्वामित्र के द्वारा रचना की गई है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, द्रविड़, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल के आर्यों की भाषा जो क्या थी, संस्कृत थी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीनतम वेद तथा सबसे बड़ा वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद तथा सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है दोस्तों, जिसमें 10-28 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 10-28 सूक्त हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों 10 मंडल हैं। इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में ही की गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना दोस्तों गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। और यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञों में कराए जाने वाले मंत्रों तथा गीतों का उल्लेख किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सामवेद में दोस्तों यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का उल्लेख है। सामवेद सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, भूत प्रेत, विवाह तथा अन्य मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था, भूमि का, मुद्रा का, दास का या फिर गाय का। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में गाय का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में दोस्तों गाय को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। गाय को दोस्तों क्या कहा गया है, अघन्या। अघन्या का मतलब होता है दोस्तों ना मारे जाने योग्य पशु। तो गाय को दोस्तों ना मारे जाने योग्य पशु कहा गया। साथ ही साथ में गाय को पूजनीय माना गया है। सिंधु दोस्तों ऋग्वैदिक काल की अगर बात की जाएगी तो इसमें उपहार स्वरूप में गायें दी जाती थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनैतिक संस्था कौन सी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनैतिक संस्था कौन सी है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है विदथ। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है सही से देखेंगे और सभी लोग इसका सही आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें नदियों के नाम दिए हुए हैं, उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं, तो कौन सा सही नहीं है ध्यान से देखेंगे और सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों
वितस्ता का नाम झेलम होता है, तो एकदम करेक्ट आंसर है। वितस्ता प्राचीन नाम है लेकिन आधुनिक नाम है झेलम। विपाशा का व्यास होता है, ये भी सही है। परुष्णी का दोस्तों रावी नाम है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों कुभा का नाम सुवास्तु नहीं है। कुभा का नाम दोस्तों क्या है, तो यही एकदम करेक्ट आंसर है। कुभा का नाम सुवास्तु ना होकर क्या है, वर्तमान समय में दोस्तों काबुल नदी नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब मैंने ऋग वैदिक काल का देवता बताया था। तो ऋग वैदिक काल में कौन थे दोस्तों, ऋग वैदिक काल में फिर से बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र दोस्तों। और इंद्र का स्थान किसने ले लिया था, प्रजापति ने ले लिया था। प्रजापति ने दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इनका इंद्र का स्थान ले लिया था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की गई, उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लोहा, कांसा, तांबा या फिर चांदी। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों लोहा। लोहा को दोस्तों उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना गया दोस्तों, तो इसे कृष्ण अयस के नाम से जाना गया। कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस के नाम से जाना गया। कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस के नाम से लोहा जाना गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी में दोस्तों 2015, 16, 17 में पूछा गया है। विभिन्न एग्जाम CHSL, MTS, GD, इन सभी एग्जामों में ये कई बार आपका पूछा जा चुका है। तो सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। और इसके आगे अगर आप लोग इसमें अच्छा रिस्पांस देते हैं, अच्छे से कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं, तो इसके रिस्पांस पर हम आपके हिस्ट्री की सेकेंड इसी तरीके से मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसमें और इनके अतिरिक्त जो है टॉप 100 क्वेश्चन वो आपके लिए लेकर आएंगे और GK GS की एकदम बेस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है, तो अभी मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है सामवेद। साम का अर्थ दोस्तों क्या होता है, साम का अर्थ होता है गायन। तो दोस्तों यज्ञ अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का वर्णन किसमें किया गया है, सामवेद में किया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों सभी महत्वपूर्ण मंत्रों का उल्लेख किया गया है और इसमें बहुत सारी चीजों का मतलब वर्णन किया गया है। किसमें, ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। यजुर्वेद की अगर बात करी जाएगी तो यजुर्वेद जो है आपका, ध्यान से देखेंगे, यजुर्वेद की अगर बात करी जाएगी तो यजुर्वेद आपका जो है इसमें यज्ञों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, पिशाच, इन सब के मंत्रों का उल्लेख है। दोस्तों ऋग्वेद एकमात्र पूर्व वैदिक काल का जो वेद है, लेकिन सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीन वेदों को दोस्तों वेदत्रयी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, वेदत्रयी के नाम से जाना गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18, 108, 111 या फिर 28। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 18। दोस्तों भारतीय पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो दोस्तों मत्स्य पुराण। ध्यान रखेंगे, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र कहा जाता है, वेद, पुराण, गीता या फिर स्मृति। तो किसे धर्मशास्त्र कहा जाता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्मृति। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव तो इस समय इंडिया में नहीं पूरे विश्व में छाए हुए हैं दोस्तों। बाबा रामदेव के द्वारा बहुत जो योग के एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर निकल कर आए हैं दोस्तों। बाबा रामदेव भारत के लिए एक जो है गौरव प्रदान करने वाले, साथ ही साथ में भारत का जो उन्होंने मान सम्मान विदेश में भी बनाए रखा है। तो एक वो उनकी जो महत्ता है, तो उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो भारत का जो है गौरव
बहुत उच्च स्थान तक ले जाने वाले हैं। साथ ही साथ में वो अब जो है अपने बहुत सारे प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रहे हैं, जिनके माध्यम से दोस्तों अब जो है भारत के अंतर जो है स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाना चाहिए और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी चीज़ें अपनाने से हमारा जो देश है वो और ही सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बन सकेगा। तो सही आंसर इसमें क्या होगा आप लोग बताएंगे। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना गया है? बाबा रामदेव, दयानंद सरस्वती, पतंजलि या फिर गौतम? तो दोस्तों बाबा रामदेव इसमें सही आंसर क्या होगा? तो बाबा रामदेव को अब भूल जाएंगे, क्योंकि इसका सही आंसर जो है पतंजलि है, क्योंकि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। और पतंजलि से ही याद रखेंगे, क्योंकि बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट का जो नाम है वो पतंजलि ही है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाबा रामदेव पतंजलि के ही जो है संस्थापक हैं। पतंजलि इनके कंपनी का नाम है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर या फिर पार्श्वनाथ? तो दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, और ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 24वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक दोस्तों क्या था? सिंह इनका प्रतीक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है महावीर। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पार्श्व द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, आस्तेय? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महावीर स्वामी जी के द्वारा 5वां जो महाव्रत है कौन सा जोड़ा गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। महावीर स्वामी जी के द्वारा 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा गया था 5वां? तो दोस्तों ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 5वां जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या फिर ये सभी? तो दोस्तों त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही दोस्तों आपके त्रिरत्न है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार या फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है महावीर स्वामी जी का जन्म। अगर बात करी जाएगी तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। इनका जन्म वैशाली बिहार में 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व हुआ था। और साथ ही साथ में दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में दोस्तों अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने क्या किया था? संन्यास लिया था। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इनके ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य की प्राप्ति कहा गया। साथ ही साथ में दोस्तों महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये जिन कहलाए और अहत कहलाए। अहत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अहत का अर्थ होता है दोस्तों योग्य, योग्य। और जिन दोस्तों कहलाए, तो जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता। क्या होता है? विजेता होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर भागवत धर्म? तो दोस्तों स्यादवाद की बात करी जाएगी तो स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद दोस्तों ये क्या है? अनेकांतवाद है। क्या है?
अनेकांतवाद है, ध्यान रखेंगे। स्यादवाद, इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं और ये जैन धर्म का एक सिद्धांत है। क्या है? जैन धर्म का एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का, दोस्तों ध्यान से देखेंगे, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बौद्ध ग्रंथों में कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगर बात की जाएगी दोस्तों महापरिनिर्वाण, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को प्राप्त करना या फिर निर्वाण को प्राप्त करना महापरिवार निर्वाण कहलाया। धर्मचक्र परिवर्तन की अगर बात करी जाएगी तो प्रथम उपदेश, दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया है उसे क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध जी के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश ही दोस्तों क्या कहलाया? प्रथम उपदेश ही दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पे, इलाहाबाद संगम पर, बोध गया निरंजना नदी के तट पर या फिर जाम्भिक रिजुपालिका नदी के किनारे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बोध गया निरंजना नदी के तट पर दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला अगर बात करी जाएगी ये जाम्भिक रिजुपालिका नदी के तट पर किसे प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार बताएंगे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे, सही आंसर बताएंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बुद्ध, धम्म, संघ या फिर इन सभी को। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के अगर त्रिरत्न की बात करी जाएगी तो दोस्तों बुद्ध, धम्म, संघ इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जी के द्वारा अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए गए थे? पाली, संस्कृत, द्राविड़ या फिर इन सभी में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पावापुरी, कुंडग्राम, वैशाली या फिर राजगृह। तो दोस्तों महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महावीर जी को दोस्तों निर्वाण की प्राप्ति की अगर बात की जाएगी पावापुरी में हुई थी दोस्तों। पावापुरी, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। पावापुरी में दोस्तों 72 वर्ष की उम्र में इन्हें 468 ईसा पूर्व दोस्तों इनका निर्माण हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखें 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया? पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, वैशाली में या फिर राजगृह में। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करी जाएगी तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? राजगृह में किया गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कहाँ पर? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। अगर बात करी जाएगी प्रथम बौद्ध संगीति की तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु दोस्तों। कौन शासक था? अजातशत्रु था। अगर बात करी जाएगी दोस्तों पाटलिपुत्र की तो दूसरा अगर बात करी जाएगी, पहले दूसरा इसमें बताएंगे दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दूसरा दोस्तों वैशाली में आयोजन हुआ था। और उस समय दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी?
तो साव कमीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? साव कमीर ने अध्यक्षता की थी। और उस समय शासक कौन था दोस्तों? कालाशोक शासक था। कौन था? कालाशोक शासक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन था इसका? तो मोगलीपुत्र तिस्य। ध्यान रखेंगे, मोगलीपुत्र तिस्य इसका अध्यक्ष था। और उस समय शासक की अगर बात की जाएगी तो शासक दोस्तों अशोक था। तीसरी बौद्ध संगीति में शासक अशोक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दूसरी में कालाशोक, पहली में अजातशत्रु और चौथी में दोस्तों कनिष्क। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहली शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था 72 ईस्वी में। अगला अगर बात करी जाएगी इसके, इस समय शासक कौन था? कनिष्क शासक था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये सभी आप लोग याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जिससे आपको याद रहे। ये सभी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने सारा का सारा इस क्वेश्चन में सभी आपका जो है सब कुछ आपको हमने बता दिया। यहाँ पर अगर आपको समय की बात करी जाएगी कब कब कौन हुआ था, तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 483 ईसा पूर्व हुई थी। अगर बात की जाएगी दूसरी बौद्ध संगीति तो ठीक 100 वर्ष पश्चात 483 पहली, 383 ईस्वी में दूसरी, 383 ईस्वी में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। उसके बाद दोस्तों 250 ईसा पूर्व दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों 72 ईस्वी में कुंडलवन में। कहाँ? 72 ईस्वी में कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क उस समय शासक था। और इसका अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र एवं अश्वघोष ने। वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी और अश्वघोष ने इसके उपाध्यक्ष थे। तो इस तरीके से दोस्तों बौद्ध संगीतियों का पूरा आप लोग जो है सही तरीके से तैयार करके एग्जाम में पहुंचेंगे जिससे आप लोग बेस्ट स्कोर कर सकें। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर आ गया, इसका सही आंसर आप लोग बताने वाले हैं क्योंकि आपने इसे पढ़ चुके हैं, हमने अभी आपको बताया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया। किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के काल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और उस समय इसका जो है अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष। फिर अगली बात करी जाएगी पहली बौद्ध संगीति की अगर बात की जाएगी तो अजातशत्रु, मैंने आपको बताया अजातशत्रु। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? अजातशत्रु इसका आयोजन दोस्तों राजगृह में हुआ था। अशोक ने किस बौद्ध संगीति के किस बौद्ध संगीति के समय में शासक था? तो अशोक दोस्तों तीसरी, तो दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति के समय कौन शासक था? अशोक था। और इसका जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। कालाशोक के किस बौद्ध संगीति के समय शासक था? तो दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक था। ये आपका दोस्तों 250 ईसा पूर्व हुआ था तीसरी। अगर बात करी जाएगी दूसरे, तो दूसरी आपकी हुई थी दोस्तों 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व तीसरी। अगर बात करी जाएगी पहली की बात की जाएगी तो पहली 483 ईसा पूर्व। अगर बात करी जाएगी आपसे चौथी बौद्ध संगीति तो 72 ईस्वी में हुई थी, अर्थात पहली शताब्दी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताएं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए गए कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 3, 4 या फिर 8 या फिर 5? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है 4। गौतम बुद्ध के द्वारा 4 सांसारिक दुखों के बारे में बताया गया। और कितने आर्य सत्य हैं? 4 बताए गए हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर महाजनपद का नाम तथा उनकी राजधानी का नाम दिया हुआ है, तो कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सही सुमेलित नहीं है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गंधार की राजधानी तक्षशिला होती है, एकदम करेक्ट है। अंग की राजधानी चंपा थी, सही है। मगध की राजधानी गिरिवज्र थी, ये भी सही है। ये आपका एकदम गलत है क्योंकि कौशल की राजधानी मथुरा नहीं थी। कौशल की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी दोस्तों? श्रावस्ती थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को या फिर प्रद्युम्न को? तो दोस्तों हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु से आपको एक चीज याद आया होगा, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, अजातशत्रु उस समय शासक था। ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या फिर महापद्मनंद ने? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा दोस्तों की गई। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सही आंसर कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग छाप देंगे। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? उदयन, कालाशोक, शिशुनाग या फिर महापद्मनंद? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? शिशुनाग को है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कालाशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कालाशोक के समय में दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व हुआ था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली। तो कालाशोक की राजधानी कहाँ पर है? कालाशोक की राजधानी भी वैशाली में है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? धननंद, महापद्मनंद या फिर अजातशत्रु या फिर सिकंदर? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सर्वछत्रांतक किसे कहा गया है? महापद्मनंद को। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, धननंद या फिर राष्ट्रपाल? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सिकंदर के आक्रमण के समय अगर बात की जाएगी मगध का शासक कौन था? धननंद था। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता या फिर झेलम का युद्ध? ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वितस्ता एवं झेलम का युद्ध। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस के रूप में किसने पहचान की है? चंद्रगुप्त मौर्य की सेंडोकोटस के रूप में किसने पहचान की है? जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या फिर बी स्मिथ? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है विलियम जोन्स। अगर बात की जाएगी दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता किसने प्राप्त की? दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की। लेकिन सेंडोकोटस चंद्रगुप्त को किसने पहचान की सेंडोकोटस के रूप में? तो विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, मेगास्थनीज, तुसास्फ या फिर उपगुप्त? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करी जाएगी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाएगी तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था चाणक्य। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के किस शासक को समाप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य का किस वंश के शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किस वंश के शासक को समाप्त करके या फिर किस वंश को समाप्त करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस शासक को समाप्त करके? महापद्मनंद, नंदीवर्धन,
राष्ट्रपाल या फिर धननंद। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है धननंद। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। धननंद को दोस्तों समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की गई। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो मेगास्थनीज की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, आगे बढ़ेंगे। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस या फिर इंडिका? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य के नाम से कौन जाने गए दोस्तों? कौटिल्य यानी कि आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन है? अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र से इसका मुख्य अर्थशास्त्र विषय नहीं है, इसके अंतर्गत दोस्तों राजनैतिक नियमों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? राजनैतिक नियमों का वर्णन किया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राजनैतिक नियमों का वर्णन किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र का संबंध, चाणक्य के अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों राजनैतिक नियमों से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विष्णुगुप्त की, चाणक्य की, मेगास्थनीज की या फिर टालमी की? तो दोस्तों इंडिका की अगर बात करी जाएगी तो इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विष्णुगुप्त की रचनाएं हैं, जातक की कथाएं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आप सभी दोस्त इसका आंसर जरूर बताएंगे। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक ने अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व या फिर 251 ईसा पूर्व? तो दोस्तों मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो है मौर्य वंश तक हमने सारा आपका कवर अप करवाया। तो दोस्तों अगर आप लास्ट तक बने रहे हमारे सेशन में तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसके आगे इतिहास का जो है और टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से हम टॉप 100 करके बहुत सारे सेट्स आपके लिए लाने वाले। साथ ही साथ में एसएससी जीडी का प्रतिदिन 8 बजे प्रैक्टिस सेट होता है, उसे आप लोग जरूर देखेंगे। प्रतिदिन शाम को 8 बजे जरूर जुड़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।